बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ टाइम। उसके बाद हम ये तीन को हम डेप्थ में पढ़ेंगे, जो कि हमारा ये आपका जो लास्ट क्लास में जैसा कि हमने बोला था, तो इन तीनों को हम डेप्थ में पढ़ेंगे। इसके बाद हम मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सबस्टांस। तो इसका हम लोग थोड़ा सा ब्रीफिंग सिर्फ करेंगे, लेकिन इसे हम इन तीनों को डेप्थ में पढ़ेंगे बच्चों। तो इस चैप्टर में जो बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं, बेसिकली जो मेजरमेंट ऑफ लेंथ, तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऐसे तो हम लेंथ मेजर कर लेते हैं आसानी से। आपको अगर 2, 10 मीटर, 20 मीटर अगर जो भी लेंथ अगर मेजर करना है तो इजीली कर सकते हैं। बट अगर वही मेजरमेंट अगर आपको एक अर्थ से स्टार के, जो किसी भी स्टार की डिस्टेंस क्या है, अर्थ टू मून क्या है, अर्थ टू प्लेनेट क्या है, या प्लेनेट टू प्लेनेट क्या है, तो इस टाइप की डिस्टेंस अगर आपको मेजर करना होगा तो कैसे करोगे? उसी तरीका से अगर मॉलिक्यूलर साइज और एटॉमिक साइज अगर आपको मेजरमेंट करना होगा तो उस टाइप के लेंथ को कैसे मेजर करोगे? इन सिमिलर मैनर अब मैं बात करूंगा कि मेजरमेंट ऑफ मास। तो मास मेजरमेंट के लिए एटॉमिक मास अगर मेजर करना है तो कैसे, या बड़े बड़े अगर आपको जो एस्ट्रोनॉमिकल जो ऑब्जेक्ट हैं उसे अगर आपको मेजर करना होगा तो कैसे करोगे? तो जो आज की जो क्लास है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाले हैं। जो भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसका हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फटाफट आज का टॉपिक लिखिए बच्चों। जो आज का जो टॉपिक हमारा है, सबसे पहले हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ टाइम, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सबस्टांस। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। जैसा कि मैं लास्ट क्लास में हमने बताया था, ऐसा यूनिट जब पढ़ाए थे तो उसमें हमने यूनिट भी बताया था कि जो भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है उसका यूनिट क्या है। तो लेंथ का ऑलरेडी आप जानते हो कि लेंथ का जो यूनिट होता है मीटर, मास का हमारा जो होता है केजी, टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, लाइट इंटेंसिटी कैंडिला सीडी एंड अमाउंट ऑफ सबस्टांस का यूनिट होता है मोल। तो बच्चों, ये आज का टॉपिक है। फटाफट इसको लिखिए 10 सेकंड के अंदर। वीडियो पॉज कर लो, फटाफट लिखो। तो अब बच्चों मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो बच्चों, अगर मैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ की बात करूं तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि लेंथ क्या हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ इज ए फिजिकल क्वांटिटी। तो इसमें जो हम मेजरमेंट स्केल यूज करते हैं लेंथ मेजरमेंट के लिए, इसमें हम देख रहे हैं कि कौन कौन सा स्केल हम यूज करते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ के लिए। तो बच्चों, जो भी हम स्केल यूज करने जा रहे हैं, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मीटर स्केल, जो कि आप सब जानते हो। तो पहला तो हमारा होगा मीटर, जो कि ऐसा यूनिट ही होता है बेसिकली। तो मीटर का जो रेंज हमारा होता है ये 10⁻³ मीटर से लेकर ये हमारा 10 स्क्वायर मीटर, ओके, 100 मीटर तक। तो इस रेंज में अगर मेजर करना हो तो मीटर को हम यूज करते हैं, मीटर स्केल को। बट इससे थोड़ा सा कम लेंथ की बात करते हैं तो अब मैं बात करूंगा, इसके लिए वर्नियर कैलिपर होता है। बच्चा, जो वर्नियर कैलिपर की अगर हम बात करते हैं तो वर्नियर कैलिपर हम अलग से जो भी ये चीज़ें मैं यूज कर रहा हूँ, एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा वर्नियर कैलिपर का क्या है, इसके बाद जो एस्फेरोमीटर क्या होता है, इसके बाद आपका स्क्रू गेज क्या होता है। तो ये सारे मैं अलग से एक आपको वीडियो बनाऊंगा, सारे फिजिक्स के जो भी मेन जो इंपॉर्टेंट डिवाइसेस हम यूज करते हैं। तो वर्नियर कैलिपर की अगर मैं रेंज की बात करूंगा तो ये हमारा 10⁻⁴ मीटर से लेकर 10⁻³ मीटर के रेंज की अगर हमें कोई लेंथ मेजर करना होगा तो वर्नियर कैलिपर यूज करते हैं। इसके बाद बच्चों, अगर मैं बात करूं तो स्क्रू गेज, स्क्रू गेज की अगर मैं बात कर रहे हैं, स्क्रू गेज और एस्फेरोमीटर, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यह जो हम जिस रेंज में यूज करते हैं ये हमारा 10⁻⁵ मीटर से लेकर 10⁻⁴ मीटर तक हम यूज करते हैं। तो बच्चों, यहाँ तक तो ठीक है, ये चीज़ें आप इजीली देख रहे हो कि 1 mm है, ये 100 मीटर है,
ये आपका 1 mm टू 0.1 mm, 0.1 mm टू 0.01 mm। तो ये सारे मेजरमेंट हम डायरेक्ट, इतना डिवाइस हमारे पास ऑलरेडी डेवलप है। अब इससे अगर 100 मीटर से ज़्यादा अगर बात करते हैं तो रोटोमीटर वगैरह यूज करते हैं, जो कि लीनियर एंगुलर डिस्टेंस को लीनियर में कन्वर्ट करता है। तो रोटोमीटर जो हमारा होता है, जो चक्का में लगा होता है, वो घूमता रहता है व्हील, और उसको हम लीनियर कन्वर्जन कर लेते हैं। तो इससे अगर हमें जो बात करते हैं, अगर 100 मीटर से लेकर अगर आपको 1000 किलोमीटर तक भी अगर आप जा रहे हो, तब भी हमें सब आराम से हम यूज कर लेते हैं। 1000 किलोमीटर जो व्हील रोटेट करता है, और फिर हम उसके इक्विवेलेंट हम लीनियर डिस्टेंस ले लेते हैं। तो रोटोमीटर तो ठीक है। तो बच्चों, ये जो भी हमने स्केल यूज किया है, जो भी ये स्केल यूज किया है, सारे के सारे डायरेक्ट इन्वॉल्व है। तो डायरेक्ट मेजरमेंट यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। लेकिन बच्चों, अगर मैं बात करूँ कि ये तो ठीक है, आप यहाँ पे डायरेक्ट मेजरमेंट कर रहे हो, अब मैं बात करूँ कि अर्थ से मून का डिस्टेंस मेजर कीजिए, तो आपका ये डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं चलेगा। अगर मैं बात करूँ अर्थ टू किसी प्लेनेट का डिस्टेंस मेजर करूँ, तो ये नहीं चलेगा। अगर मैं बात करूँ एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट का डिस्टेंस, तो नहीं चलेगा ये सारा चीजें। तो इसका मतलब है कि एक हमें एक कॉमन मेथड पढ़ना है, वेरी लार्ज डिस्टेंस। वेरी लार्ज डिस्टेंस, तो वेरी लार्ज डिस्टेंस अगर आपको मेजर करना होगा, तो इसके लिए जो हम यूज करते हैं मेथड, पैरेलक्स मेथड यूज करते हैं बच्चों। पैरेलक्स मेथड, पैरेलक्स मेथड जो हमारा होता है, एक डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, ये इनडायरेक्ट मेथड में आता है। ये किस मेथड में आते हैं बच्चे? इनडायरेक्ट मेथड है हमारा। ये हमारा है इनडायरेक्ट मेथड। तो आज मेन फोकस हमारा होगा कि अगर आपको इसको मेजर करना होगा तो कैसे करोगे, और अगर हम 10⁻⁻5 मीटर से कम का अगर डिस्टेंस मेजर करना होगा, लाइक एटॉमिक साइज या मॉलिक्यूलर साइज मेजर करना होगा, तो फिर उसके लिए क्या करोगे? तो इसके लिए भी हम अलग से हम पढ़ेंगे एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल लेंथ बोलिए, ज्यादा सही रहेगा अभी। स्मॉल लेंथ, ये हमारा बच्चों होता है 10⁻, आप जो भी अगर बात करें 10⁻⁻5 मीटर से कम की डिस्टेंस, अगर लेस देन 10⁻⁻5 मीटर से अगर कम का, इससे भी अगर छोटी लेंथ को मेजर करना होगा तो हम एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल लेंथ। बच्चों, ये भी हमारा होता है इनडायरेक्ट मेथड होता है। ये सारे डायरेक्ट मेथड नहीं है, दिस इज ऑल्सो ए इनडायरेक्ट मेथड। क्लियर? तो जो मेजरमेंट ऑफ लेंथ के लिए हमें जो यूज करना है, जो भी टेक्निक यूज करेंगे, तो दीज आर द डायरेक्ट मेजरमेंट मेथड है। ये सारे हमारा डायरेक्ट मेथड है, ये है डायरेक्ट मेथड। और पैरेलक्स मेथड जो हमारा होता है, या एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल लेंथ, ये दोनों हमारा इनडायरेक्ट मेथड में आता है। तो बच्चों, ये हमारा जो आज का जो टॉपिक होने जा रहा है, तो अब इन दोनों के बीच में बात करूंगा। इससे पहले मैं, जैसा कि मैंने बताया था कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ, जो ऐसा यूनिट जब बनाया गया था 1971 में, जो फ्रांस में के पेरिस में जो हमारा कॉन्फ्रेंस हुआ था, याद है? तो उसमें हमने लेंथ का यूनिट हमने क्या बोला था? लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो यूनिट ऑफ लेंथ इज ऐसा यूनिट मीटर होता है। तो हम बात करें कि 1 मीटर आप किसको बोलते हो? व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ 1 मीटर? तो 1 मीटर का डिफिनीशन की बात करेंगे अभी हम। तो सबसे पहले 1 मीटर का डिफिनीशन आप 1 मिनट में लिखिए। होता क्या, इसको पहले आप लिख लो, फिर मैं ओके। तो बच्चों, अब मैं जो यूज करने जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं बात करूँ कि व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ 1 मीटर। तो बच्चों, 1 मीटर की अगर मैं बात करूं, तो मीटर बेसिकली जो लेंथ का जो यूनिट है, लेंथ का जो ऐसा यूनिट है, कौन सा यूनिट है? ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों? मीटर। तो व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ मीटर? तो 1 मीटर जो हमारा 1971 में जो ऐसा यूनिट जब बनाया गया था, तो उस टाइम 1 मीटर का जो डिफिनीशन बोला गया था कि डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट इन, ये देखना एक वर्ड में यूज कर, 299
0.792458। ऐसे रखना तो हमारा मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन कोशिश करना। इतना सेकेंड, तो इतना सेकेंड में, इस सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा लाइट इन वैक्यूम, आई टोल्ड यू वैक्यूम, व्हाट इज वैक्यूम कंडीशन होता क्या है। तो मैं बात करूंगी डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट in this second is called 1 meter, is called 1 meter in vacuum। तो ये 1 मीटर का डिफिनेशन बच्चों ये होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1/299792458 सेकेंड इज कॉल्ड 1 मीटर इन वैक्यूम। वैक्यूम कंडीशन क्या होता है? वैक्यूम एक ऐसा कंडीशन होता है, आइडियल कंडीशन होता है, जिस कंडीशन में प्रेशर जीरो होता है, टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस, एंड जो मॉलिकुलर वाइब्रेशन या एटॉमिक वाइब्रेशन ऑफ मैटर वो जीरो होता है, जिसको एंट्रोपी बोलते हैं। तो ये सारे चीजें जीरो होता है। तो ऐसा जब भी आइडियल कंडीशन क्रिएट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों वैक्यूम कंडीशन। तो जो लाइट, अगर स्पीड ऑफ लाइट, जैसा कि हम जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है वैक्यूम में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो उस स्पीड से इतना सेकेंड में जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा दैट इज कॉल्ड 1 मीटर। ये हमारा जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था तो उस टाइम डिसाइड किया गया था कि 1 मीटर का क्या डेफिनेशन होता है। तो ये होता है 1 मीटर। तो 1 मीटर का आप डेफिनेशन लिख लीजिए, अगर पूछता है एग्जाम में तो लिख लेना। अब मैं बात करूंगा बच्चों मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंस। तो ये अगला टॉपिक हमारा है कि ये हमारा जो इनडायरेक्ट मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या पैरेलक्स मेथड भी बोल सकते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंस। तो मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंस के लिए जैसा कि हमने बोला आपको कि पैरेलक्स मेथड यूज करते हैं, जो कि एक इनडायरेक्ट मेथड है। तो इसमें पैरेलक्स मेथड में पढ़ेंगे कि क्या होता है। अब बच्चों देखते हैं कि व्हाट इज पैरेलक्स मेथड। पैरेलक्स मेथड ये क्या है? फॉर मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंस, फॉर मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज पैरेलक्स। पैरेलक्स होता क्या है? तो अगर हम पैरेलक्स की बात करते हैं बच्चों, तो पैरेलक्स में देखिए सबसे पहले अगर हमें बात करते हैं पैरेलक्स का, तो एक हम पेन ले रहे हैं। अब देखिए इस पेन का जो टिप्स है, इस टिप्स को मैं यहाँ पे एक आंख बंद कर रहा हूँ, 1 आई क्लोज करके मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि इसके टिप्स ब्लैक बोर्ड पे कहाँ हिट कर रहा है। तो सपोज यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, मैं अपने लेफ्ट आई से देख रहा हूँ, तो इसकी टिप्स जो है ये वाली, ये टिप्स सीधे ब्लैक बोर्ड पे इस पॉइंट पे हिट कर रही है। यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो इस पॉइंट पे हिट कर रही है। अभी मैं देख रहा हूँ लेफ्ट आई से, जैसे मैं राइट आई लेफ्ट को क्लोज करके अगर राइट से देख रहा हूँ तो यही टिप्स हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो बच्चों ये मैं देख रहा हूँ कि ये जो अभी हमने देखा था कि लेफ्ट से देख रहा हूँ तो यहाँ दिख रहा है, राइट से दिख रहा हूँ तो यहाँ दिख रहा है। तो ये जो पॉइंट्स का जो डिफरेंस है, जो पॉइंट टिप्स का जो पोजीशन चेंज हो रहा है, इस टिप्स का जो पोजीशन चेंज हो रहा है, तो ये चेंज इन पोजीशन जो हो रहा है किसी पॉइंट का, दिस इज कॉल्ड पैरेलक्स। ये हमारा कहलाता है पैरेलक्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से हम देख रहे हैं, तो इसी को अगर आप, तो पैरेलक्स, दो पैरेलक्स अगर मैं बात कर रहा हूँ पैरेलक्स में, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, यह डिस्टेंस कहलाता है बेसिस। ये क्या कहलाता है? बेसिस। ओके। तो पैरेलक्स मेथड बेसिकली हम इसी मेथड को हम यूज करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड, टू मेजर द वेरी लार्ज डिस्टेंस, लाइक मून का डिस्टेंस अर्थ से, या किसी अदर प्लेनेट्स का डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, या एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट का। तो सर कैसे होता है?
अब आप बोलोगे तो देखो, इसको अगर आपको मेजर करना है तो सपोज हमारा ये अर्थ है, तो अर्थ की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा अर्थ है, कोई प्लेनेट कहीं यहाँ पे है, ओके। तो इस पॉइंट, किसी प्लेनेट का पॉइंट यहाँ पे एस है, प्लेनेट का पॉइंट कोई एस है। अर्थ का हमने 2 पॉइंट लिया, ये 2 पॉइंट हम ले रहे हैं यहाँ से, और ये आपका इस पॉइंट पे अर्थ पे हम यहाँ पे आए, तो यहाँ से हम इस पॉइंट को हम बात कर रहे हैं, तो ये इस पॉइंट जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, इससे एक कहीं प्लेनेट का कोई पॉइंट है जिसका डिस्टेंस हमारा है अर्थ से d डिस्टेंस पे है, तो ये d डिस्टेंस पे है। यहाँ से हमने ये देखा a, और इस पॉइंट को हमने देखा। उसी तरीका से फिर हम अर्थ के कहीं दूसरा पॉइंट हमने लिया यहाँ, और यहाँ से हमने इसको दूसरे पॉइंट से मेजर किया। दिस इज द पॉइंट B एंड डिस्टेंस ऑल्सो दिस इज ऑल्सो D। तो A हम देख रहे हैं, A एंड B से जिस पॉइंट का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं फ्रॉम अर्थ टू प्लेनेट, क्योंकि अभी इसको हमने D डिस्टेंस माना। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो एंगल है, ये जो एंगल बनाता है, दिस एंगल इज थीटा एंड इट इज नोन एज ए पैरेलक्स एंगल। पैरेलक्स एंगल, तो पैरेलक्स एंगल होता है। तो यही फंडा हम यूज करते हैं इनडायरेक्ट मेथड टू मेजर द, किसी भी लार्ज डिस्टेंस अगर मेजर करना होगा। तो अब मैं बात कर रहा हूं कि देखिए यहाँ पे सपोज हमारा अब वेरी लार्ज डिस्टेंस पे है, तो यहां से हमारा अगर कोई सर्किल अगर था, तो ए एंगल क्या हमने बोला थीटा, और ए डिस्टेंस हमारा बहुत ही ज्यादा है, डी बहुत ही ज्यादा है, कैपिटल डी। और ए जो इन दोनों अर्थ पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर यहां से यहां आ रहे हैं, तो लेट इट इज द डी, ये हमारा पॉइंट डी है। तो जब एक कैपिटल डी स्मॉल डी की कंपैरिजन में बात करेंगे, तो ए डी बहुत ही ज्यादा होता है स्मॉल डी से। दिस डी इज वेरी वेरी हायर देन स्मॉल डी। तो इस केस में हम बात करते हैं कि द रेशियो, अब जैसा कि आप जानते हो कि ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा होगा, थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो इस पॉइंट के लिए अगर हम बात करते हैं, इस पॉइंट जो हमारा है, तो यहाँ से बेसिकली एक सर्कुलर पाथ बन रहा है, इट बिकम्स ए सर्कुलर पाथ। तो यहाँ से थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, आर्क डी अपॉन रेडियस क्या है, जिसने कैपिटल डी। और अगर मैं बात करूं कि डी अपॉन कैपिटल डी जो होगा, ये बहुत ही कम होगा 1 से, वेरी वेरी लेसर देन 1। तो इस केस में अगर ये डिस्टेंस कम होगा तो एंगल क्या होगा बच्चों, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी स्मॉल। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, बहुत ही कम होगी, थीटा की वैल्यू बहुत ही कम होगी। तो इस केस में हम बात करते हैं, जब थीटा कम होगा तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कैपिटल डी के कंपैरिजन में अगर कम होगा, तो इस डी को हम आर्क में करके हम लीनियर डिस्टेंस भी हम बोल सकते हैं। तो डायरेक्टली हम इसको हम अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं इससे, स्मॉल डी से। और यहाँ पे हम लोग जो हमने ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला जो हमारा होता है, फेमस ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला, थीटा इक्वल्स टू दिस इज द डी अपॉन कैपिटल डी। तो ए डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं बच्चों, ए डिस्टेंस जो हमारा है अर्थ पॉइंट का डिस्टेंस है, तो इसे तो हम आसानी से मेजर कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड से। तो इस डिस्टेंस को हम मेजर कर लेंगे आसानी से। एंगल भी हम मेजर कर सकते हैं, एंगल भी हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर कैपिटल डी अगर आपको फाइंड करना, तो कैपिटल डी इक्वल्स टू स्मॉल डी अपॉन थीटा, स्मॉल डी अपॉन थीटा। तो इस तरह का से, इस मेथड से हम कोई भी लार्ज डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं। दिस इज द इनडायरेक्ट मेथड। तो ये हमारा जो पैरेलक्स मेथड जो हमारा होता है, पैरेलक्स मेथड यही है। एग्जाम में आपका जो भी, बोर्ड एग्जाम तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आपके जो स्कूल एग्जामिनेशन है उसमें क्वेश्चंस आते हैं,
तो आपके स्कूल एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछते हैं। थीटा दे देगा आपको, ये वाली स्मॉल डी देगा, कोई प्लेनेट का डिस्टेंस पूछ लेगा कितना डिस्टेंस है, तो आप इस मेथड को आप यूज करना। थीटा जो हमारा हमेशा होता है, इसको ध्यान देना है, इस थीटा रेडियन में लेना है। थीटा ऑलवेज टेकन इन द रेडियन। अभी मैं बताऊंगा रेडियन थीटा में क्या रिलेशन है, तो इसको फटाफट लिख लो आप। चलो, तो अब बच्चों मैं बात कर रहा हूं कि थीटा और रेडियन और सेकंड में क्या रिलेशन है। तो अब देख रहे हैं हम, ओके मिटा दो। चलो बच्चों, हमने देखा कि अर्थ के किसी पॉइंट से हमने डिस्टेंस मेजर किया, किसी भी प्लेनेट या किसी भी स्टार या मून का। अब मैं बात करूंगा कि सपोज हमें कोई भी प्लेनेट है, अगर इसकी रेडियस अगर मेजर करना होगा या डायमीटर मेजर करना होगा, तो अब मैं क्या करूंगा कि इन दो डायगोमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट जो है, तो इन दो डायगोमेट्रिकली जो पॉइंट्स है, इन पॉइंट से मैं जो हमारा अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस से यहाँ से मैं क्या करूंगा कि इस पॉइंट से हम इन दोनों पॉइंट को हम व्यू लेंगे। तो अर्थ का हमारा ये पॉइंट P है, और यहाँ से एक पॉइंट हमारा ये रहा, और इसके जस्ट इसके अपोजिट साइड में दूसरा पॉइंट जो हमारा है K है, और यहाँ से हम इसको हम अर्थ पॉइंट पर देखना है। तो इसमें डिस्टेंस, दिस इज ऑल्सो डी डिस्टेंस। एक थीटा हमें जो पैरेलक्स एंगल है ये पता होगा। ये डी जो हमारा है, जिस प्लेनेट जो अननोन प्लेनेट को मेजर करना होगा, तो यहाँ से हम ये जो दोनों पॉइंट ए एंड बी जो डायगोनोमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट जो हमारा है, इन दोनों पॉइंट्स का हम व्यू लेंगे। यहाँ से हम इन दोनों पॉइंट का हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, इन दोनों के बीच जो एंगल क्या आ रहा है थीटा, और इससे हम बात करेंगे तो फिर वही चीज़ हमारा चलेगा, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। एल की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे हमारा जो एल जो हमारा जो डी अपॉन कैपिटल डी, तो यहाँ से अगर डी मेजर करना है, अगर किसी प्लेनेट का अगर डायमीटर आपको मेजर करना होगा, तो डायमीटर इक्वल्स टू थीटा इंटू डी। ये थीटा जो हमारा है, अगर इसी के अगर रेडियस की बात करूँगा, तो रेडियस डी अपॉन टू, तो इससे हम इसका रेडियस मेजर कर लेंगे। अब बच्चों यहाँ पे जो हमने देखा, एंड दिस इज इक्वल्स टू डी, क्या हमारा होगा थीटा कैपिटल डी अपॉन टू। इससे हम किसी प्लेनेट का डायमीटर मेजर करेंगे। अब ये जो थीटा जो हमारा होता है, जैसा कि मैंने बताया था, तो थीटा हमेशा हम रेडियन में लेंगे। रेडियन से कंसर्न हमारा होता है कि थीटा अगर मैं बात करूँ 360 डिग्री इक्वल्स टू कितना हमारा होता है 2 पाई रेडियन। ये हमारा 2 पाई रेडियन है। या 1 डिग्री की बात अगर मैं करूँ तो 2 पाई अपॉन 360, दैट इज पाई अपॉन 180 डिग्री। एंड 1 डिग्री का जो वैल्यू होता है हमारा 1.745 इंटू 10 टू द पावर -2 रेडियन। तो ये 1 डिग्री में हमारा इतना रेडियन होता है। 1 डिग्री की अगर मैं बात करूँगा 1.745 इंटू 10 टू द पावर -2 रेडियन होता है। अब बच्चों क्या है कि ये जो डिग्री एंड सेकेंड और मिनट, जो हमारा बेबीलोनियन जो था, जो बेबीलोन के रहने वाले जो एंशियंट टाइम में, उन्होंने अपने कंफर्ट के हिसाब से 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट उन्होंने रखा था, एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। तो एक चीज़ तो दिमाग से बिल्कुल आप निकाल दो यहीं पे कि डिग्री जो आवर्स जो है और डिग्री में क्या रिलेशन है। ऐसा कुछ भी रिलेशन नहीं है, ये सिर्फ बेबीलोनियन का दिया हुआ ये हमारा नोमेनक्लेचर है, बेबीलोनियन ने सेट किया था और उसी चीज़ को हम लोग आज तक ढो रहे हैं। तो आवर्स एंड डिग्री में कोई रिलेशन ऐसा नहीं होता है। तो एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे आपका 1 डिग्री जो हमारा होता है 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, ये सिर्फ आप कैलकुलेशन के लिए यूज करेंगे। इस पर आपको बिल्कुल फोकस नहीं करना है कि कैसे आया है। डिग्री एंड आवर्स में कोई रिलेशन नहीं होता, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। क्लियर? 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड।
यही अगर मैं बात करूँगा कि इसी फॉर्मूला को आप यूज करके इसको रेडियन में भी आप कन्वर्ट कर लेना। 60 मिनट इक्वल्स टू कितना डिग्री होगा, तो अगर 1 मिनट की बात करूँगा तो 1/60 रेडियन, 1/60 रेडियन। तो 1 इसमें 60 से डिवाइड कर देना, तो 60 से जैसे ही डिवाइड करोगे तो 1 मिनट इक्वल्स टू 1.745 इंटू जो भी वैल्यू आएगा अपॉन 60 कर देना। तो ये हमारा 1 मिनट की वैल्यू आ जाएगी, 1 मिनट की वैल्यू आ जाएगी। और 1 सेकेंड की बात करेंगे हम तो 1 सेकेंड में हमारा आ जाएगा, फिर इसमें 60 से डिवाइड कर देना। तो 1 पॉइंट ऐसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 मिनट इक्वल्स टू 1.745 इंटू 10⁻² अपॉन 60 रेडियन। ये 1 मिनट में इतना रेडियन होता है। और इसी का अगर मैं 1 सेकेंड बोल दूँ तो 1 सेकेंड अगर आप बात कर रहे हो तो 1 सेकेंड में जस्ट यहाँ पे एक बार और कर देना 60 से, तो इतना रेडियन। तो इस तरीक़े से आप रेडियन डिग्री में आप रिलेशन एस्टेब्लिश यहाँ पे कर लेना। बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बेबीलोनियन का दिया हुआ एंशिएंट टाइम में ये कंसेप्ट है जो कि अपने कंफर्ट के हिसाब से उन्होंने ये सारा नोमेनक्लेचर यूज किया था। तो ये हमारा एस्टिमेशन ऑफ वेरी लार्ज, जो भी मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंस है। अब मैं इसी तरीक़े से बात करूँगा कि मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस क्या होता है, जो कि एटॉमिक और मोलिकुलर साइज अगर आपको मेजर करना होगा तो कैसे करोगे। दिस इज ऑल्सो ए इनडायरेक्ट मेथड। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो बच्चों अगर एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे, इसको लिखना है, लिख लो आप। चलो तो देखिए स्मॉल डिस्टेंस कहाँ से स्टार्ट हम कर रहे हैं, स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर कहाँ से कहाँ तक मेजर कर रहा था, 0.01 mm टू 0.01 टू 0.1 mm ये हमारा यूज किया था, ये यूज किया गया था हमारा स्फेरोमीटर और स्क्रू गॉज जो हमारा ये था। लेकिन जब डिस्टेंस हमारा इससे कम होगा, इससे कम डिस्टेंस के अगर माइक्रोमीटर के नीचे अगर हम बात करते हैं 10⁻⁶ सेकेंड से, 10⁻⁶ अगर मीटर से बात करूँ कम, तो उस केस में हमारा जो यूज होता है मेजरमेंट टेक्निक, वो हमारा बात करते हैं उसको हम बोलते हैं एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल लेंथ। तो बच्चों देखिए एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल लेंथ की अगर हम बात करेंगे तो दिस इज इनडायरेक्ट मेथड है। इसमें जो हम मेथड यूज करते हैं एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल लेंथ में, इसमें जो हमारा मेथड यूज होता है इसमें हम देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो मेथड यूज करते हैं, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। फर्स्ट इज द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा विजिबल लाइट में वर्क करता है। विजिबल लाइट का वेवलेंथ कितना होता है बच्चों, 400 एंगस्ट्रॉन टू 7000 एंगस्ट्रॉन तक, 4000 एंगस्ट्रॉन टू 7000 एंगस्ट्रॉन। इसके बाद हमारा सेकेंड जो मेथड यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम हम यूज करते हैं। सेकेंड इज द इलेक्ट्रॉन बीम माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन बीम माइक्रोस्कोप अगर हमारा इससे और भी कम अगर लेंथ को मेजरमेंट करना है, इससे और छोटा अगर लेंथ की मेजरमेंट करना है तो हम इलेक्ट्रॉन बीम यूज करते हैं। और अगर इससे भी और छोटा लेंथ लेना है, जो कि हम न्यूक्लियस का साइज लेना है 10⁻⁻15 मीटर वगैरह, तो फिर हम या उससे भी छोटा अगर बात करते हैं तो लास्ट में हम बात करते हैं टनलिंग, टनलिंग माइक्रोस्कोप। टनलिंग माइक्रोस्कोप की अगर मैं बात करूँ बच्चों, ये बेसिकली जो हमारा होता है, अब देखिए इन तीनों कब कब यूज होता है। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो ये विजिबल लाइट में यूज होता है। विजिबल लाइट का वेवलेंथ जो हमारा होता है 4000 एंगस्ट्रॉन टू 7000 एंगस्ट्रॉन।
इसमें क्या होता है कि जो भी डिस्टेंस या लेंथ मेजर होता है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में, ये ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ की बात करता है, उसी ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ के हिसाब से मेजरमेंट होता है। अगर लेंथ अगर इस वेवलेंथ से अगर छोटा होगा, इस वेवलेंथ से अगर लेंथ छोटा होगा तो हमारा ये ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप फेल होगा। उस टाइम हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन बीम माइक्रोस्कोप का। तो इलेक्ट्रॉन बीम माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि डिस्टेंस इसका 60% तक कम करके हम मेजर कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा ये जो रिजोल्यूशन जो होता है, इसका रिजोल्यूशन इम्प्रूव होता है, इम्प्रूव अप टू 0.6 ऑफ ऑप्टिकल, ठीक है, 0.6 ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप तक हम इसका इलेक्ट्रॉन बीम माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं। एंड टनलिंग की अगर हम बात करते हैं, टनलिंग तो माइक्रोवेव आजकल हमारा लेटेस्ट है, जो हाई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में हम इसको यूज करते हैं, उसको हम ब्रेक डाउन कराते हैं और वहाँ से हम बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस, जितना भी आप सोच सकते हो उससे कहीं ज़्यादा हम मिनिमम डिस्टेंस को इससे हम मेजर करते हैं। तो ये हाई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में ब्रेक डाउन करते हैं, हाई EM फील्ड, हाई EM फील्ड में हम यूज करते हैं बहुत ही कम डिस्टेंस के लिए। तो ये बच्चों हमारा एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल लेंथ का जो टेक्निक हम स्केल जो यूज करते हैं, जो मेथड यूज करते हैं, ये 3 मेथड हम यूज करते हैं। फर्स्ट इज द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, सेकेंड इज द इलेक्ट्रॉन बीम माइक्रोस्कोप एंड थर्ड वन इज द टनलिंग माइक्रोस्कोप। एक इसका हम एक एग्जाम्पल लेके अभी हम फटाफट इसको हम क्लियर कर लेंगे कि इनडायरेक्ट मेथड में कैसे करते हैं इसे। दिस इज ऑल्सो इनडायरेक्ट मेथड, जैसा कि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। तो इसमें एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल आप देखिए फटाफट, तो इसको नोट डाउन करो जल्दी से। तो बच्चों यहाँ पे मैं बात करूँगा कि जो भी एक्सपेरिमेंटल मेथड मैं यूज करने जा रहा हूँ स्मॉल डिस्टेंस मेजर करने के लिए, तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जो हम एक्सपेरिमेंटल मेथड जो हम यूज करने जा रहे हैं टू एस्टिमेशन फॉर द स्मॉल लेंथ, इसमें हमने एक ओलिक एसिड लिया है। ओलिक एसिड लेने का हमारा जो पर्पस है, बेसिकली ये एक तो सोपी लिक्विड होता है और इसकी जो मॉलिक्यूलर साइज थोड़ा सा लार्जर होता है, पहली पॉइंट तो ये रहा है। तो ओलिक एसिड का जो फर्स्ट एडवांटेज है कि सोपी लिक्विड है एंड लार्जर मॉलिक्यूलर लेंथ है। इसके बाद मोनो मॉलिक्यूलर लेयर होता है, मोनो मॉलिक्यूलर लेयर, इसका मैं भी बताऊंगा कि क्या एडवांटेज होता है। तो एक मोनो मॉलिक्यूलर लेयर बनाता है। तो इसमें क्या है कि जो भी ओलिक एसिड है हमारा, तो ओलिक एसिड को सबसे पहले जितना भी वॉल्यूम है, सपोज हमने V वॉल्यूम लिया, 1 ड्रॉप का हमने वॉल्यूम लिया, तो 1 ड्रॉप अगर ओलिक एसिड है उसका वॉल्यूम लिया, इसको मैं डाइल्यूट कर रहा हूँ। तो डाइल्यूट करने का मतलब इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, डाउन होगा। तो इसको मैं 20 से कंसंट्रेशन इसका मैं इतना क्यूबिक सेंटीमीटर से इसका हमने कंसंट्रेशन डाउन कर दिया। तो इसका कंसंट्रेशन इसको डाइल्यूट हमने किया। तो डाइल्यूटेड जैसे ही हमने किया, ओके, तो डाइल्यूट जो मैं कर रहा हूँ इस लेवल तक हमने इसको डाइल्यूट किया है। अब डाइल्यूट करने के बाद इसको हम एक एक ड्रॉप उठा के, एक एक मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो आप, ये जो भी है, तो 1 बाय 1 ड्रॉप इसको हम पिक करेंगे और इसे हम जो टेस्ट ट्यूब जो हमारा है, ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब में हमारा पानी है, इसमें वाटर रखे हैं। इस वाटर के ऊपर हम एक, अगर मैं बात करूँ तो लाइकोपोडियम पाउडर एक होता है, इसके हम जैसे लाइकोपोडियम पाउडर इसके ऊपर हमने स्प्रेड कर दिया है। ये लाइकोपोडियम पाउडर का एक लेयर है। लाइकोपोडियम पाउडर का लेयर बनते ही क्या है कि ये जो पानी जो है हमारा, ठीक है, अब जो भी लिक्विड डालेंगे तो इसके ऊपर ये अपना एक सरफेस क्रिएट करना स्टार्ट होगा, थोड़ी सी हार्डनेस प्रोवाइड करता है। तो मैं क्या करूँगा कि 1 बाय 1 ड्रॉप यहाँ पे हम जैसे इसमें हम डाल रहे हैं, तो यहाँ पे हमने देखा कि ड्रॉप बाय ड्रॉप हम जैसे ही डाल रहे हैं, यहाँ पे हम ये आ रहा है ओलिक एसिड, इस पे आया, और जैसे ही ओलिक एसिड लाइकोपोडियम पाउडर पे गिरेगा तो तुरंत वो स्प्रेड हो जाएगा, और स्प्रेड होते ही क्या होगा कि ये पूरे एरिया में वो स्प्रेड होता है और उसका हम एरिया का पूरा मेजरमेंट ले लेते हैं। तो 1 बाय 1 इस तरह से हमने देखा कि n ड्रॉप हमने इसमें डाला, तो टोटल जो हमने डाला है n ड्रॉप हमने डाला, तो इसकी कितने वॉल्यूम हो गए, n इंटू वी, और डाइल्यूटेड वॉल्यूम के हिसाब से 20 इंटू 20 क्यूबिक मीटर, तो इतना ड्रॉप हमने यहाँ पे डाला। तो ये सारे वॉल्यूम इस पे क्या होगा, लाइकोपोडियम पाउडर पे क्या होता है, एक लेयर बनते जाएगा,
और लेयर बनते गया और ये जो इसका लेवल जो रेज किया है, लेट इट इज द इंक्रीजेज बाई लेवल, टी लेवल इसने बढ़ा दिया यहाँ पे। तो ये जो लेंथ जो आपका बीकर का जो लेंथ जो बढ़ गया वो टी लेवल तक बढ़ा है, टी लेवल। तो अब यहाँ पे इसका जो इस तरह से बेसिकली ये जो हमारा जो बीकर था 80 लेवल तक यहाँ पे आ गया लाइकोपोडियम में। अब मैं बात करूँगा, अगर इसकी वॉल्यूम अगर हम बात कर लें, इसकी पूरा वॉल्यूम अगर मैं बात कर लूँ, पूरा वॉल्यूम, तो अगर टी अगर आपको मेजर करना होगा तो क्या करोगे आप? इस टी की बात करेंगे, पहले आप इसको लिखिए, पॉज कर लो वीडियो को, फटाफट लिख लो। चलो, तो अब मैं देख रहा हूँ बच्चों कि यहाँ पे हमारा ये जो टोटल वॉल्यूम जो यहाँ पे आ रहा है, इतना में जो वॉल्यूम क्रिएट जो कंसर्न हो रहा है, दिस वॉल्यूम इक्वल्स टू एन ड्रॉप हमने डाला एन वी अपॉन व्हाट 20 इंटू 20, इतना वॉल्यूम इसका टोटल वॉल्यूम इतना हमने ओलिक एसिड का डाला। इसके बाद इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, ये एरिया से हम डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आएगा? टी आ जाएगा। तो टी जो हमारा जो भी लेंथ जो हमारा है, ओके, जो लेंथ राइट जो हुआ है, लेंथ टी इक्वल्स टू एन वी अपॉन दिस, एन वी अपॉन दिस। एक क्यूबिक मीटर होगा या क्यूबिक सेंटीमीटर ले लीजिए और ये भी क्यूबिक सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो टी सेंटीमीटर आपका, ये जो आपका फाइनली यूनिट क्या हो गया, इतना सेंटीमीटर इसका ओलिक एसिड का। अब एन ड्रॉप, अब बेसिकली हमने यूज किया था मोनोमोलिकुलर, तो एक ड्रॉप में सपोज हम मोनिंग, तो एन ड्रॉप आपने डाला था, तो बहुत ही छोटा सा लेंथ मेजर करने में आपको दिक्कत होती है, इसीलिए हमने इतना लेंथ मेजर कर लिया है। तो इस तरह से हम डिवाइड करके हम टोटल टी हम लेंथ हम मेजर कर सकते हैं, जितना ड्रॉप हुआ इतने एटम से, ठीक है, उसके हिसाब से उसका हम टी में हम डिवाइड कर देंगे। अगर एन ड्रॉप है, एन मॉलिक्यूल्स गया तो इतना डिवाइड करो तो एक का हमारा साइज निकल जाएगा। तो इस तरह से हम एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस जो हमारा होता है, इस तरह से हम मेजरमेंट करते हैं। तो बच्चों, ये जो हमारा मेजरमेंट ऑफ लेंथ की स्टोरी थी कि अगर इनडायरेक्ट मेथड कैसे यूज करते हो, वेरी लार्ज डिस्टेंस के लिए पैरेलक्स मेथड एंड वेरी स्मॉल डिस्टेंस के लिए हमने ओलिक एसिड वाला हमने टेक्निक यूज किया है। इसमें हमारा जो 3 टेक्निक मैंने बताया था अभी आपको, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन बीम माइक्रोस्कोप एंड टनलिंग माइक्रोस्कोप, वो 3 मेन है, ठीक है। वही मेथड आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो लिखना है, एस्टिमेशन फॉर द वेरी स्मॉल डिस्टेंस। और इस तरह से हमारा जो नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ मास। तो मेजरमेंट ऑफ मास क्या होता है यही मैं देख रहा हूँ, इसको लिखिए फटाफट। तो बच्चों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ मास। तो मेजरमेंट ऑफ मास की बात करेंगे तो सबसे पहले ऐसा यूनिट ऑफ मास की अगर बात करते हैं तो दिस इज द केजी, ओके। तो हम बात करेंगे कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ 1 kg। 1 kg का डेफिनेशन क्या होता है? तो जैसा कि मैं बताया था कि 1 kg की अगर हम बात करते हैं तो जब ऐसा यूनिट की जो कमेटी बनी थी तो उसमें 1 kg को जो डिफाइन किया गया था, दिस इज द प्रोटोटाइप मास। एक प्रोटोटाइप मास है विच इज मेड बाय द प्लैटिनम इरिडियम एलॉयड केप्ट इन द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ मेजर एंड वेट एंड मेजरमेंट। तो इसमें जो हमारा है कि ए प्रोटोटाइप सिलिंड्रिकल मास मेड बाय द प्लैटिनम इरिडियम एलॉय केप्ट इन द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर इन पेरिस, दैट इज इन फ्रांस। तो ये हमारा मेजरमेंट ऑफ मास होता है बच्चों। अब मैं बात करूंगा कि यही स्टैंडर्ड अगर इंडिया में कौन मेंटेन करता है, तो इंडिया में हमारा जो है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है न्यू दिल्ली में। तो अगर मैं बात करूं इंडिया में, तो इंडिया में हमारा नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली में, जो भी हमारा फिजिकल पैरामीटर उसका स्टैंडर्ड मेंटेन करता है, एनपीएल इन इंडिया, ओके। तो अब मैं बात करूं कि मास आखिर है क्या, तो इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ओके। मास इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज इंडिपेंडेंट ऑन व्हाट, टेम्परेचर, प्रेशर एंड लोकेशन। तो अगर मैं बात करूंगा तो मास टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, प्रेशर से इंडिपेंडेंट एंड लोकेशन। आइदर 1 kg मास आप अर्थ पे रखिए या मून पे रखिए या सैटर्न पे रखिए या जुपिटर पे रखिए या मार्स पे रखिए, हर जगह 1 kg का मतलब 1 kg ही होता है। तो इस तरह से जो मास जो हमारा है, ठीक है, अगर आपको मास की डिफिनेशन बोला जाएगा तो ये काफी है आपके लिए फिलहाल।
अब मैं बात करूंगा कि देखिए चूंकि रेंज ऑफ द मास इज वेरी वाइड है, एक एटॉमिक मास से लेके अगर मैं बात करूंगा कोई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है तो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज्यादा होता है, तो इसका मतलब कि सारे मास को आप केजी में तो नहीं कर सकते हो। तो अब मैं बात करूँ कि अगर जो बहुत ही स्मॉलर मास होते हैं जैसे एटॉमिक लेवल पे, मॉलिकुलर लेवल पे, तो उसको हम बात करते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट। तो उसमें अगर हम मॉलिकुलर मास की बात करते हैं, एटॉमिक मास का, तो एमयू होता है, दैट इज यू। तो यहाँ पे इसको लिखिए आप फटाफट। चलिए, तो बच्चों मैं बात करूंगा कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। इट इज द वेरी वेरी स्मॉल मास। इसके लिए अगर मैं बात करूंगा तो एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, तो एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है। अगर एटॉमिक मास यूनिट की बात करेंगे तो यह जो मास होता है 1 AMU, या इसी को आजकल हम 1 U बोलते हैं, दैट इज यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास, यह जो मास होता है इट इज द 1/12 ऑफ C12 आइसोटोप, C12 आइसोटॉप्स। ये जो भी कार्बन 12 का मास है उसका 1/12 पोर्शन जो होता है उसको हम बोलते हैं 1U, 1U। एंड इसकी वैल्यू की अगर मैं बात करूंगा तो दिस इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। 1U का वैल्यू ये होता है। तो इस तरह से बच्चों हमारा जो अगर स्मॉलर मास की बात करेंगे तो जो एटॉमिक या मॉलिकुलर लेवल पे जो यूनिफाइड मास होता है, जो कि ऑलरेडी मैं केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा या केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे कहीं भी, तो ये आपका यूनिफाइड मास है। ओके, तो इस तरह से मेजरमेंट ऑफ मास हमारा है। अब मैं बात करूंगा मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मेजरमेंट ऑफ जो भी आपका टेम्परेचर वगैरह है। तो इसमें जो भी फिजिकल पैरामीटर बच्चों बच रहा है वो मैं बताने जा रहा हूँ। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा कि लास्ट जो हमारा जो मेजरमेंट ऑफ लेंथ था तो उसमें कुछ चीजें हमने वहाँ पे डिस्कस करना छोड़ दिया था। एक्चुअली जो उसका भी वाइड रेंज होता है, तो मैं बात करूंगा कि वहाँ पे 1 फर्मी की बात करेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉन दैट इज 10⁻⁻10 मीटर। अगर मैं बात करूंगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करेंगे तो इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये हमारा होता है 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एंड लास्ट में होता है 1 लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर बेसिकली इट इज द डिस्टेंस या लेंथ है। तो यह जो हमारा है स्पीड ऑफ लाइट जो है हमारा है, ठीक है। तो एक साल में जो भी हमारा डिस्टेंस मेजर करता है लाइट, उसको हम बोलते हैं लाइट ईयर। तो दिस इज इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये लाइट ईयर होता है, 1 लाइट ईयर। और दिस इज ऑल्सो रिटन एज 3 इंटू 10⁸ ये स्पीड ऑफ लाइट है। और टाइम 1 ईयर है, तो 1 ईयर में 365 दिन जो टाइम आप लिखोगे, और 365 दिन है, वो एक दिन में कितना 24 आवर, 24 इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड कर दो, तो इससे भी आप इतना डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो लाइट ईयर बेसिकली क्या हमारा है, ये डिस्टेंस है। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस एंड द वैल्यू ऑफ लाइट ईयर इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो बच्चों इसको फटाफट नोट डाउन करिए। और मैं फिर अब पढ़ाने जा रहा हूँ मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो अगर मैं बात करूंगा मेजरमेंट ऑफ टाइम के, तो टाइम मेजर करने के लिए हम सबसे पहले वी नीड ए क्लॉक। तो जो क्लॉक होता है, एक क्लॉक हमारा जो फिजिकल स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए एटॉमिक क्लॉक होता है। एटॉमिक क्लॉक का मतलब आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा एक्यूरेसी, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का भी वेरिएशन नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूंगा मेजरमेंट ऑफ टाइम में, तो वी नीड ए क्लॉक, वी नीड ए क्लॉक। और एक क्लॉक हमारा क्या होता है, तो जो क्लॉक होता है दैट इज एटॉमिक स्टैंडर्ड। ये हमारा एटॉमिक स्टैंडर्ड का हमारा क्लॉक है। ओके, इस स्टैंडर्ड का हमारा क्लॉक होता है। अब जैसा कि हमने बताया था कि टाइम इज ऑल्सो फिजिकल क्वांटिटी, तो इसका जो ऐसा यूनिट जो है, ऐसा यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज सेकेंड। तो अब जो ऐसा यूनिट, जब ऐसा यूनिट बना था तो उस टाइम 1 सेकेंड को जो डिफाइन किया गया था,
तो बच्चों ये डिफिनीशन आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको आनी चाहिए। तो इसमें मैं बात करूंगा कि 1 सेकेंड का डिफिनीशन क्या होता है। 1 सेकेंड के डिफिनीशन की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि ड्यूरेशन ऑफ, देखिए ये जो फिगर है 9192631770, इतना पीरियड हो 9192631770 पीरियड ऑफ, इतना पीरियड ऑफ रेडिएशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन बिटवीन द टू हाइपर फाइन लेवल ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ cesium-133 एटम्स। अब देखो cesium-133 एटम्स, सपोज यहाँ पे मैं बात करूँ cesium-133 एटम्स का जो ग्राउंड लेवल है। अब यहाँ पे आप अभी केमिस्ट्री पढ़ोगे तो देखो कि उसका जो पीरियड होता है, हर किसी का जो हमारा डिसाइड होता है लेवल, कौन सा पीरियड में है, 1 2 3 4 सारे क्लास डिवाइड है। तो उसी तरीका से सपोज हमारे ग्राउंड स्टेट का 2 हाइपर फाइन लेवल है, हाइपर फाइन लेवल 0 एंड हाइपर फाइन लेवल 1। तो अगर लोअर एनर्जी स्टेट से अपर एनर्जी स्टेट में अगर जाता है कोई भी एटम्स, तो इसमें जो एनर्जी का रिलीज करता है, तो ट्रांजिशन बेसिकली बोल रहा है। यही मैं बोल रहा हूँ कि हाइपर फाइन लेवल ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ cesium-133 का ये हमारा हाइपर फाइन लेवल है। यहाँ से एटम जंप कर रहा है, तो ये जो ट्रांजिशन कितना होना चाहिए 9192631770, इतना ट्रांजिशन, इतना पीरियड जो होता है वो सारे में जो टाइम लगता है दैट इज इक्वल टू 1 सेकेंड। सोच सकते हो कि कितना फास्ट ट्रांजिशन होता होगा यहाँ पे, हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो इतना पीरियड ऑफ ट्रांजिशन रेडिएशन कोरेस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन बिटवीन द टू हाइपर फाइन लेवल ऑफ cesium-133। तो इस चीज को मैं बोल रहा हूँ, तो इतना पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू जो हाइपर फाइन लेवल से अपर लेवल पे जो ट्रांजिशन हो रहा है, तो यह कहलाता है 1 सेकेंड। अब अगर मैं बात इसी से अब अंदाजा लगा सकता हूँ कि 1 सेकेंड की एक्यूरेसी कितना मेंटेन किया गया है। सेम अगर इंडिया में बात करते हैं, इंडिया में हमारा NPL करता है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली में, तो ये चीजें हमारा 1 सेकेंड का डिफिनीशन ये होता है। ठीक है बच्चों, तो 1 सेकेंड हमारा ये रहा। इसके बाद ये जो हमारा होता है इट इज एटॉमिक स्टैंडर्ड टाइम है हमारा, बेसिकली एटॉमिक स्टैंडर्ड टाइम है जो कि हाईली एक्यूरेट है। सीजियम क्लॉक से भी नाम से जाना जाता है, ये इसको हम ऑल्सो वी कॉल सीजियम क्लॉक, सीजियम क्लॉक के नाम से भी जानते हैं। सीजियम क्लॉक की अगर मेन अगर बात करें तो इट इज द हाईली एक्यूरेट क्लॉक है हमारा। इस तरह से हमारा मेजरमेंट ऑफ टाइम है। अब मैं बात करूंगा मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, मेजरमेंट ऑफ मैटर ऑफ जो भी सबस्टांस की बात करूंगा, एंड लास्ट में मेजरमेंट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी। तो बस इसका डिफिनीशन हमें करना है, इट विल हार्डली टेक 4 to 5 मिनट। चलिए तो इसको फटाफट नोट डाउन करो बच्चों। अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमारा क्या होता है, एम्पियर। तो अगर इसकी यूनिट की बात करते हैं, ऐसा यूनिट, दिस इज कॉल्ड द एम्पियर। ओके, तो 1 एम्पियर का डिफिनीशन की अगर मैं बात करूंगा तो 1 एम्पियर का डिफिनीशन क्या होता है कि इसे जब 2 वायर हैविंग द ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन एरिया, 2 वायर हमने लिया है जिसकी क्रॉस सेक्शन एरिया जो हमारा होता है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इट इज ए नेग्लिजिबल, तो वेरी थिन वायर, तो बहुत ही थिन वायर है, 2 वायर है, प्लेस्ड पैरेलल इन ए वैक्यूम, वैक्यूम ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ। तो दोनों वायर को अगर वैक्यूम में प्लेस्ड करते हैं और इनमें हम करंट फ्लो कराते हैं, इक्वल करंट फ्लो कराता है, लेट दिस इज द आई। तो जो इक्वल करंट फ्लो कराएंगे दोनों वायर में, तो वायर एक दूसरे म्यूचुअली फोर्स एग्जिस्ट करता है, एक्सपीरियंस करता है। तो अगर वो फोर्स, जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वायर, वो फोर्स अगर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर हो जाता है दोनों ही वायर, तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि जो करंट हमने दिया है इसमें 1 एम्पियर दिया है। तो बच्चों अगर मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक करंट का, तो सबसे पहले ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। 1 एम्पियर का जो डिफिनीशन है, इफ 2 करंट I पास्ड इन द बोथ वायर, वायर 1 एंड वायर 2, जो कि दोनों इक्वल करंट है, दोनों में I पास्ड इन बोथ वायर, एंड इस तरह से हम पास करेंगे। सो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द वायर इज 2 × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर। देन करंट जो हमने पास किया है, दिस करंट इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। तो एक करंट जो हमारा होता है दैट इज कॉल्ड द 1 एम्पियर।
तो ये सिंपल है और कोई इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कोई कंसेप्ट है नहीं। आपको सिंपली यही सोचना है कि दो वायर है, दोनों में करंट पास करिए, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया 0 है। जब इतना करंट दोनों में इक्वल करंट पास करो, दोनों वायर अगर फोर्स 2 × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर अगर एक्सपीरियंस करता है तो जो करंट है 1 एम्पियर होता है। तो दिस इज द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब मैं बात करूंगा कि मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर की बात करेंगे बच्चों, तो इसमें कुछ भी नहीं, जस्ट थ्योरेटिकल है। द फ्रैक्शन ऑफ 1/273.16 ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर एट ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट पता होगा कि जहां पे तीनों ही स्टेट आके मर्ज करता है, एट ट्रिपल पॉइंट। तो मैं बोल रहा हूँ कि द फ्रैक्शन ऑफ 1/273.16 ऑफ थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड 1 केल्विन। जैसा कि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या था, केल्विन था। ओके, तो 1 केल्विन का जो डिफिनीशन है, 1 केल्विन का डिफिनीशन यही आपको लिखना पड़ेगा। द फ्रैक्शन ऑफ 1/273.16 ऑफ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर एट ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट फिर से मैं बोल रहा हूँ, वैसा पॉइंट जहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही एग्जिस्ट करता हो, एट ट्रिपल पॉइंट इज कॉल्ड 1 केल्विन। तो दिस इज द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। अब हमारा जो बच रहा है टेम्परेचर ऑफ जो मैटर जो हमारा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड मेजरमेंट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी, ये दो बच रहा है। अब इसको मैं कर रहा हूँ, इसको राइट डाउन करो जल्दी फटाफट। तो बच्चों अब जो नेक्स्ट हमारा जो दो बच रहा है टॉपिक, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो ऐसा यूनिट है दैट इज कॉल्ड मोल। तो मैं बात करूँगा कि व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ 1 मोल। तो 1 मोल की अगर मैं बात करता हूँ, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मेनी एलिमेंट्री क्वांटिटीज, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मेनी एलिमेंट्री एंटिटीज एज देयर आर नंबर ऑफ एटम्स इन इतना kg, 0.12 kg ऑफ C12 इज कॉल्ड द 1 मोल। इट मीन्स कि अगर C12 का 0.1 kg में जितने भी एटम्स आते हैं, जितने भी एटम्स आएंगे किसी भी एटम्स का, किसी भी मॉलिक्यूल्स का, वो कहलाता है 1 मोल। तो C12 की अगर मैं बात करूँगा, इतना kg में जितने नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स जो भी होंगे, वो सारे के सारे कहलाता है 1 मोल। इसीलिए मैंने बोला कि 1 मोल का जो डिफिनीशन है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मेनी एलिमेंट्री एंटिटीज एज देयर आर नंबर ऑफ एटम्स इन 0.12 kg ऑफ C12 इज कॉल्ड 1 मोल। तो बच्चों इसे रटना ही एक सॉल्यूशन है। आप रट लो फिलहाल, केमिस्ट्री जब पढ़ोगे तो उस टाइम क्लियर कट सारी चीज़ समझ में आ जाएंगे। अभी इसीलिए टॉपिक जनरली पढ़ाते नहीं टीचर, लेकिन मैं सीक्वेंस में इसीलिए मैं इसे कवर कर रहा हूँ, अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फिजिकल यूनिट, इसका जो इसकी यूनिट जो मोल होता है, 1 मोल का डिफिनीशन है। वैसे ही मैं बात करूँगा कि नेक्स्ट जो लास्ट जो हमारा है फिजिकल क्वांटिटी लुमिनस इंटेंसिटी। तो लुमिनस इंटेंसिटी की अगर मैं बात करूंगा, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों, कैंडेला। तो कैंडेला, अगर 1 कैंडेला को अगर डिफाइन करने के लिए बोला जाएगा, तो ये भी आपको समझ लो इसको रटना ही है और कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इसका जो डिफिनीशन जो हमारा है, 1 कैंडेला इज द लुमिनस इंटेंसिटी इन गिवन डायरेक्शन ऑफ सोर्स दैट इमिट्स मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ वाले लाइट, ठीक है। तो गिवन डायरेक्शन दैट इमिट्स मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये देखो 540 × 10⁻12 हर्ज, 540 × 10⁻12 हर्ज, इतना फ्रीक्वेंसी का अगर मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन होता है, और किस डायरेक्शन में, रेडिएंट इंटेंसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ, देखो ये चीज थोड़ा सा गौर से देखना, 1/, इस चीज को मेजर कर रहा हूँ हाईलाइटेड, 1/683 वाट पर ST रेडियन, पर ST रेडियन। तो इतना इंटेंसिटी, अगर इतना वाट पर ST रेडियन अगर इंटेंसिटी किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन है मोनोक्रोमेटिक अगर वेव का, जो कि सिंगल वेवलेंथ का, उतना रेडिएशन होता है, तो दैट इज कॉल्ड द 1 मोल। तो बच्चों ये चीजें डिफिनीशन है, आप इसको राइट डाउन कर लो, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। अब हमारा जो नेक्स्ट जो होगा एरर एनालिसिस, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। उसमें न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में, इवन आपके कंपटीटिव पेपर में भी आएंगे।
उसके बाद में आ जाऊंगा आपका डायमेंशनल एनालिसिस पे। तो यहाँ पे इसको वीडियो पॉज करो और फटाफट इसको लिखो बच्चों। इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो हम बात करेंगे एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड एरर एनालिसिस। तो वो सारे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो 3rd में होगा बच्चों। चलो एंजॉय करो, फिर नेक्स्ट वीडियो हम आपका ठीक है आने वाला है, वेट करना। चलो थैंक यू।